प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जो हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का जो लास्ट ईयर का स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर है उसके हम जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो केस स्टडी वाले हमारे जो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं 3 वो हम इसमें करके देखेंगे। इससे पहले हमने पिछली 2 वीडियो में आपको जो 20 मार्क्स के जो आपके एमसीक्यू आते हैं, एक वीडियो में हमने आपको वो विद सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है और एक वीडियो में आपको 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करके आपको बताया हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर जो है आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं, समझने हैं। तो देखिए, सेक्शन डी जो आता है इसमें 5 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको जो है इनको जो करना है वो कैसे करना है ये देखेंगे। यहाँ पे देखिए 32 क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि इसमें लिखा हुआ है इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट प्रूव दैट द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। यदि देखिए आपने ट्राइंगल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये जो है हमारी ये बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी वाली थ्योरम है। देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की ये स्टेटमेंट लिखी है, हमें इसका क्या करना है, प्रूव करना है कि अगर एक ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल अगर हम क्या करें, एक पैरेलल साइड ड्रॉ कर दें, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, और ये इसकी ट्राइंगल की 2 अदर साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो हमें ये बताना है कि ये इस थर्ड साइड के पैरेलल है। तो ये जो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर यहाँ पर ये 2 साइड को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये जो पार्ट्स हैं इनके जो रेशो हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं इसका जो प्रूफ होगा वो किस तरीके से आप इसको करेंगे। देखिए ये जो थ्योरम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट जो है वो भी आपको याद होनी चाहिए। कई बारी वो 2 नंबर में स्टेटमेंट और विद उसका जो है आपका विद डायग्राम आपको आ जाता है, पूछ लेते हैं वो। तो आपको स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए और उसका प्रूफ भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए जो स्टेटमेंट है वो तो हमारे क्वेश्चन में हमें दी हुई है। तो आप इसका जो प्रूफ है किस तरीके से करेंगे, तो आप ये लिख सकते हैं, हेडिंग भी बना सकते हैं, स्टेट एंड प्रूव द बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें एक हेडिंग बनाएंगे गिवन की। तो इसमें ट्राइंगल एबीसी जो है उसमें डीई साइड, जो ये डीई साइड है ये पैरेलल है बीसी के, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये इसको साइड ए बी और साइड ए सी को डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2 डिफरेंट पॉइंट पर। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए डी यानी ये वाला रेशो और डी बी ये वाला पार्ट इजिकल टू ए ई और ई सी, इन दोनों का जो रेशो है आपस में वो बराबर होगा। तो कंस्ट्रक्शन इसके लिए हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी होती है कि हम क्या करते हैं कि डी एम जो है उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं ए सी से। देखिए ये जो ए सी है यहाँ से, देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए सी साइड पर डी से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पर हम डालेंगे। तो हमने क्या करा यहाँ पे, डी से ये जो डॉटेड लाइन है ये कंस्ट्रक्शन वाली लाइन है, तो यहाँ से ए सी पर एक परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल दिया। तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली हमने क्या करा, ई से भी ए बी साइड पर सामने की तरफ उस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मेन है, कंस्ट्रक्शन ये ज़रूरी है होनी। इसी के बेसिस पर जो है हमारी ये थ्योरम प्रूव होती है। फिर उसके बाद हमने क्या करा कि बी ई और सी डी को आपस में मिला दिया, बी से ई पॉइंट को मिला दिया और सी से डी पॉइंट को यहाँ पर मिला दिया। तो देखिए यहाँ पर जब हम प्रूफ देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाइट और ये बेस, तो 1/2 हाइट इंटू बेस, ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए 2 ट्राइंगल का रेशो लेके चल रहे हैं। फर्स्ट हम क्या लेके चल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ए डी ई कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल जो ऊपर टॉप पे आपको दिख रहा है। फिर इसके बाद जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। बी डी ट्राइंगल कहाँ पर है, आप इसको आइडेंटिफाई करें। देखो बी डी ई, ये बी डी ई ये वाला ट्राइंगल जो है ये बी डी ई ट्राइंगल है। तो इनके एरिया जो हैं उनको हम फाइंड करके उनका रेशो अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं।
तो ADE जो है, ADE ट्राइंगल जो है, अब उसका क्या होगा, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल का तो हमें अच्छे से दिख जाता है कि उसका एरिया क्या होगा, लेकिन अगर कोई नॉर्मली ट्राइंगल है तो उसका एरिया भी जो होता है हम 1/2 हाइट इंटू बेस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कब होता है, जब हमें उसकी कोई एक हाइट पता हो। तो सपोज कर लीजिए अगर कोई वर्टेक्स से कोई सामने वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है तो वो उस ट्राइंगल की हाइट बन जाएगी, और जो जिस लाइन पर वो परपेंडिकुलर है वो उसका बेस बन जाता है। तो ये पार्ट एच हो गया और ये बेस बन जाता है। तो उस ट्रायंगल का जो एरिया है वो भी 1/h/b इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं उस ट्रायंगल के एरिया का। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये ट्रायंगल ADE जो है इसका भी जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AD। अब देखिए AD जो है इसके लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर बेस का काम कर रहा है। ये देखिए मैं यहाँ पर अलग से बना देता हूँ ADE। तो यहाँ पर ये AD जो है ये बेस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि NE जो है ये NE से AB पर एक परपेंडिकुलर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इसकी हाइट बन जाएगी। तो अगर ये हाइट है तो ये बेस बन जाएगा। तो AD इंटू EN, 1/2 AD इंटू EN ये इसका एरिया हो गया ट्राइंगल AD का। इसी तरीके से BDE का जो एरिया है 1/2 DB इंटू EN। सिमिलरली हमने क्या देखा, BDE नीचे वाला ये ट्रायंगल है देखिए जो हमने कंस्ट्रक्शन करके बनाया था। तो BDE जो है उसका जो बेस है वो क्या होगा, BD, ये बेस है। और अगर आप देखेंगे E से इसी लाइन को यदि हम एक्सटेंड आगे की तरफ कर रहे हैं, D से आगे को बढ़ाया A तक, तो इसी लाइन पर EN जो है एक परपेंडिकुलर है, वो BD पे भी परपेंडिकुलर है। तो इसलिए BD का जो एरिया है वो हो जाएगा 1/2 DB इंटू EN। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो सिंप्लीफाइड होने के बाद बच गया AD/DB। इसी तरीके से अब हम जो है ADE ट्राइंगल का रेशो जो निकालेंगे वो निकालेंगे CDE इस वाले ट्राइंगल के साथ हम इनका एरिया जो है, एरिया का रेशो अप्लाई करेंगे। तो ADE का जो रेशो है, अब इस बार तो हमने जो बेस लिया था वो AD लिया था, लेकिन इस बार जो है हम बेस लेंगे AE बेस लेंगे और हाइट लेंगे DM। तो AE बेस ले लिया और हाइट ले ली DM। इसी तरीके से CDE का एरिया हो जाएगा 1/2 EC इंटू DM। अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा EC और हाइट इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए ये D से सामने वाली लाइन पर जो परपेंडिकुलर खींचा हुआ है DM। तो ये सिंप्लीफाइड करने के बाद AE/EC बचा। अब देखिए यहाँ पर AD और AD ये दोनों ट्रायंगल जो हैं इनका तो एरिया आपस में बराबर होगा ही, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही ट्रायंगल हैं। लेकिन ये जो BDE और CDE ट्रायंगल हैं इनके एरिया भी आपस में बराबर होंगे। अब वो क्यों होंगे उसको देखो, यहाँ पर रीजन से भी बताया हुआ है कि BDE और CDE जो हैं वो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमारे जो ट्रायंगल होते हैं उनके एरिया आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं, जैसे अगर दो पैरेलल लाइन है और अगर दो ट्रायंगल हमें दिए हुए हैं, जैसे अगर ये ट्रायंगल है इसका जो बेस है ये AB है और ये दो पैरेलल लाइन है, और इसी बेस के साथ अगर मैं एक दूसरा ट्रायंगल भी यहाँ पर बना दूँ, ये ABC मान लो, ये ABE मान लो, तो ये ACB और AEB ये जो दो ट्रायंगल हैं इनके जो एरिया होंगे वो आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो बेस है वो सेम है और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में यहाँ पर बने हुए हैं। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रायंगल BD और CD बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों हम आपस में जो है बराबर कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों जो एरिया के रेशो हैं वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ADE ADE के बराबर है और BDE CDE एरिया के भी बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा जो रिलेशन निकल के आया वो आया AD/DB = AE/EC। तो इस तरीके से देखिए ये जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट जो हमें प्रूफ करना था वही यहाँ पर आ गया। तो जो साइड के रेशो में बताना था वो यहाँ पर आ गया। तो आप इस थ्योरम को खुद से भी एक बार करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी ये थ्योरम आपको करने आएगी। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, क्वेश्चन इस पे तो आता ही आता है एग्ज़ाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इसमें देखिए दो पार्ट दिए हुए हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, कि इसमें या तो आप A वाला पार्ट करें या B वाला करें। तो दोनों ही जो हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं, तो हम दोनों ही करके देखेंगे। तो देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री।
देखिए इसका मतलब ये है कि एक 24 मीटर का कोई टावर है, 24 मीटर का कोई टावर है, और वो जो टावर है हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इज द इन द सेम प्लेन 60 डिग्री। अगर सेम प्लेन पर जो है कोई एक दूसरा टावर, तो सेम प्लेन पर, इसी प्लेन पर आगे की तरफ मान लें कि यहाँ कोई एक दूसरा टावर है, उसके फुट से ये जो टावर है उसके फुट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री। तो एक रफली डायग्राम अभी हम यहाँ पर बना ले रहे हैं, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो ठीक तरीके से आपको उसमें दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। फिर इसके बाद उन्होंने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। तो ये जो सेकंड टावर है इसके टॉप से, और जो फर्स्ट वाला टावर है जिसकी हाइट 24 मीटर थी उसके फुट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो क्या बनना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। फिर अगले स्टेटमेंट में हमें बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर। तो एक तो हमें ये वाली डिस्टेंस बतानी है, तो इन दोनों टावर के बीच की डिस्टेंस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। फिर उसके बाद एंड द हाइट ऑफ द अदर टावर, और इसकी हाइट भी हमें यहाँ पर बतानी है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच टू द टॉप ऑफ द बोथ टावर, और हमें उसके बाद एक ये वाली लेंथ भी बतानी है जिसको इन्होंने वायर बोला है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, जो दोनों टावर के टॉप को अगर हम किसी वायर से बांध दें तो उस वायर की भी लेंथ हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए समझते हैं इसके जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से किया जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हमने जो डायग्राम है वो ठीक तरीके से बना लिया कि ये हमारा जो है ये टावर 1 है, ए बी जो है ये टावर 1 है, और सी डी जो है ये टावर 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने डायग्राम यहाँ पर बना लिया है। अब देखें यहाँ पर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। ए बी और सी डी, यहाँ पर हमने दो टावर हैं उनको मान लिया। अब इन ट्रायंगल ए डी सी, देखिए होता क्या है, जो हमें यहाँ पर एंगल दिए हुए होते हैं आप उन ट्रायंगल को कंसिडर करें कि वो किस राइट एंगल ट्रायंगल में बन रहे हैं। तो यदि आप देखेंगे तो 60 डिग्री जो एक एंगल बन रहा है ये कौन से वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बनना है, ये बनना है ए बी सी, क्योंकि जो भी यहाँ पर हमें अप्लाई करने हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई करने होते हैं, उन्हीं से हमें फॉर्मूले पता होते हैं। तो हम 60 डिग्री को देखेंगे, 60 डिग्री कौन से वाले राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर आ रहा है, तो वो आ रहा है ए बी सी में। तो हम ए बी सी ट्रायंगल लेंगे। इसी तरीके से 30 डिग्री ट्रायंगल ये जो है ये कौन से वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, ये आ रहा है ए डी सी में। तो यहाँ पर हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है पहले, इन ट्रायंगल ए डी सी। ये क्यों लिया है, क्योंकि जो 30 डिग्री एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो tan 30 डिग्री इजिकल टू क्या होता है, tan 30 डिग्री का रेशो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पर क्या है डी सी, और बेस क्या है ए सी। तो डी सी की वैल्यू जो है वो हमने h मान ली, टावर 2 की हाइट h मान ली है, और जो टावर्स के बीच की डिस्टेंस है वो हमने x मान ली। तो h अपॉन एक्स हो गया। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो गई, h अपॉन एक्स। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो x की वैल्यू क्या आ गई, h√3। इसी तरीके से अब देखिए अब दूसरे ट्रायंगल में जाएंगे, इसको हमने इक्वेशन 1 बना दिया, x इजिकल टू h/√3 को इन ट्रायंगल ए सी बी। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल हो जाए जहाँ 60 डिग्री 60 डिग्री एंगल है, तो ये ट्रायंगल है ए सी बी। अब इस ट्रायंगल में भी देखिए हमने tan वाला रेशो अप्लाई करा, tan 60 डिग्री इजिकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए बी, और ए बी की हमें लेंथ भी पता है 24 मीटर, और बेस क्या है ए सी। ए सी हम क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो ए बी की वैल्यू 24 रख दी, और ए सी की वैल्यू यहाँ पर एक्स रख दी। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो थी √3। इसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो x इजिकल टू क्या आ गया, 24/√3। अब यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर दिया, √3 की न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी, तो सिंपलीफाई करने के बाद क्या आ गया, x इजिकल टू आ गया 8√3। और इक्वेशन 1 और 2 को जो है हमने यहाँ पर एक साथ कंबाइन करके दोनों की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग लिख दी। अब देखिए ये तो हमारी जो है हाइट भी आ गई है, और हमें यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 और 2 को जब आप सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 में x और h में है दोनों, जो वेरिएबल में दी हुई है इक्वेशन, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है। तो x की वैल्यू को यदि आप इक्वेशन 1 में रख देंगे तो h की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 8 मीटर यहाँ पर आ जाएगी। तो x भी हमें पता चल गया, h भी पता चल गया, और x क्या है, दोनों टावर के बीच की डिस्टेंस, और h क्या है, टावर की हाइट। यहाँ पर देखिए हमें एक चीज़ और उन्होंने बोला था कि हमें बी डी की लेंथ बतानी है। बी डी क्या है, ये वायर है,
ये क्या है, दोनों टावर के जो टॉप है ना उनको बांध रहा है ये वायर। तो हमें बी डी की लेंथ भी बतानी है। तो बी डी जो है ये किस ट्रायंगल में जा रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये इस वाले ट्रायंगल में आप देख पाएंगे कि ये इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है बी ई डी, ट्रायंगल बी ई डी, ये इस वाले ट्रायंगल का क्या है, ये हाइपोटेनस है। ये हाइपोटेनस है और ये जो बेस है, ये जो बेस है ये बराबर हो जाएगा एक्स के, क्योंकि ये सामने अपोजिट साइड है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ पर अपोजिट साइड बराबर होती हैं। तो एक्स की जो लेंथ है 8√3 वो इस तरीके से हो जाएगी। और इसी तरीके से देखिए ये वाली जो बी ई लेंथ है ये कैसे निकलेगी, ये एच जो है सी डी जो है सी डी ए ई के बराबर होगा। तो ये वाली लेंथ एच के बराबर होगी और एच की जो वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, 8 आ रही थी। ठीक है, तो यदि 24 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी ई क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो अब हाइपोटेनस कैसे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम से वो निकलता है इजिकल टू, तो बी का स्क्वायर और एक्स के स्क्वायर को यदि हम जोड़कर स्क्वायर रूट कर दें तो हमें लेंथ ऑफ वायर हमें मिल जाएगी जो कि हाइपोटेनस है। तो पी ई की वैल्यू रख दी 16 और एक्स की वैल्यू 8√3 रख दी। 16 का स्क्वायर 256, 8√3 को सॉल्व करा तो क्या आ गया 192। तो 256 प्लस 192 हो गया 448 और 448 का स्क्वायर रूट करा फैक्टराइजेशन मेथड से तो 8√7 मीटर यहाँ पर जो वायर की लेंथ है वो यहाँ पर आपको फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली केवल ट्रायंगल्स में ये देखें कि एंगल हमें कहाँ पर दिए हुए, उन ट्रायंगल के रेशो को अप्लाई करें और उन इक्वेशंस की हेल्प से आप जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप फाइंड कर लें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का बी पार्ट, इसमें क्या हमें बताना है कि एक स्पेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 45 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन प्रूव दैट हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज √2 टाइम्स इट्स रेडियस। तो देखिए पहले मैं इसका छोटा सा एक आपको रफली डायग्राम समझा दें कि कोई एक बलून है, उस बलून जो है वो बलून क्या कर रहा है, कोई एक ऑब्जर्वर कहीं ज़मीन पर जो है उस बलून को देख रहा है हवा में उड़ते हुए, तो वो बलून जो है ऑब्जर्वर की आई पे, मान लो ऑब्जर्वर की जो है वो कहीं यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, तो उसकी आई पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो वहाँ पर बना रहा है, एंगल जो सबटेंड कर रहा है, एलिवेशन नहीं एंगल सबटेंड जो कर रहा है, वो एंगल सबटेंड हो रहा है 60 डिग्री। ठीक है, और जो बलून का सेंटर है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज़ 45 डिग्री, और जो ये जो बलून का सेंटर है वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसका वो क्या है, वो है 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, देन प्रूव दैट हाइट ऑफ द सेंटर, तो हाइट जो है उसकी ज़मीन से जो उसकी जो हाइट है वो क्या होगी, एक तो हमें ये बताना है, और देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ सेंटर फाइंड भी करनी है, और साथ साथ हमें हाइट को जो है ये प्रूव करना है कि वो सेंटर जो है, सेंटर ऑफ द बलून इज √2 टाइम्स इट्स रेडियस। जो ये बलून की जो रेडियस है ये हमें क्या मान के चलनी है, आर मान के चलनी है। तो एच हमें बताना है कि √2r होगी, यानी कि रेडियस के √2 टाइम्स होगी। तो ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है हमने इसका बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर से, डायग्राम से एक बार फिर देख लें कि ये बलून जो है कोई बी पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, बी पर क्या है, कोई ऑब्जर्वर है, उसकी आँख पर जो सबटेंड हो रहा है एंगल वो हो रहा है 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री है, और जो ये सेंटर है उसी पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री यहाँ पर बनना है। तो हमें ये बताना है कि जो ओ ए है, जो हाइट है, ये रेडियस का √2 टाइम्स है। तो फिर से वही देखिए, तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। देखिए एंगल पहले ये लिख लें कि सपोज पॉइंट बी रिप्रेजेंट ऑब्जर्वर, तो हमने बी को ऑब्जर्वर पॉइंट मान लिया है। तो एंगल क्यू बी भी क्या है 60 डिग्री होगा, और एंगल ए बी ओ 45 डिग्री है। तो देखिए पी बी ओ, सबसे पहले पी बी ओ जो एंगल है ये वाला भी आप देख लें, क्योंकि देखिए ये रेडियस और ये टेंजेंट की तरह वर्क कर रही है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। तो यहाँ पर ये भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, तो हम इस वाले एंगल को भी यहाँ पर फाइंड कर लें, ताकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो अप्लाई करें तो यहाँ से भी हमें कोई जो वैल्यू है उनमें कंपैरिजन हमें मिल जाएगा। तो देखिए 60 डिग्री है, तो ये जो एंगल होगा ये हाफ होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके एंगल भी हाफ हो जाएंगे। तो पी बी ओ जो है वो 30 डिग्री आ गया, यहाँ पर हमें 30 डिग्री लिख लिया।
तो इन ट्रायंगल ओ पी बी। अब ट्रायंगल कौन सा हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ट्रायंगल ओ पी बी। अब इस ट्रायंगल में यदि आप देखेंगे ये 30 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशोज अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हमें किस में रिलेशन निकालना है, हमें जो रिलेशन लेना है वो लेना है ओ पी और ओ बी में। तो इसलिए हम क्या लेंगे, हम साइन वाला एंगल कंसीडर करेंगे, साइन वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ओ पी और हाइपोटेनस क्या है ओ बी। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता ही है 1/2 होती है और ओ पी की वैल्यू आर है और ओ बी जो है यहाँ पर हम लिख दिया है। ओ बी की तो हमें लेंथ पता नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ओ बी कितना निकाल लिया 2r, तो इसको इक्वेशन 1 बना दिया। इसी तरीके से इन ट्रायंगल ओ ए बी देखें, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इस वाले ट्रायंगल में देखें ये 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है ओ ए बी, और ये वाला जो एंगल है यहाँ पर 45 डिग्री है। तो यहाँ पर भी हमने साइन वाला रेशो अप्लाई कर दिया। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि कभी तो हम टेन का रेशो अप्लाई कर देते हैं, कभी साइन का रेशो अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट के हमें अनुसार जो है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो यहाँ पर लगाने होते हैं। यदि देखिए हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कुछ रिलेशन चाहिए तो हम लगाते हैं टेन का फॉर्मूला, यदि हमें चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में तो हम लगाते हैं साइन के फॉर्मूले। बेस और परपेंडिकुलर के लिए टेन के फॉर्मूले और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन के लिए साइन के फॉर्मूले लगाते हैं। तो इसलिए हम साइन का फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें जो है ये हाइपोटेनस और जो है परपेंडिकुलर हमें चाहिए। देखिए यहाँ से तो हमने आर में रिलेशन निकाल लिया ओ ए आर और ओ बी में, यहाँ से हम निकालेंगे ओ ए और ओ बी में, फिर ओ बी की जो लेंथ है वो दोनों आपस में बराबर हैं तो हम उनको बराबर कर देंगे। तो देखिए इसी तरीके से साइन का रेशो लगाया, साइन 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो गया ए और हाइपोटेनस हो गया ओ बी। तो यहाँ से साइन 45 की डिग्री 1/√2 रख दी, ओ बी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओ बी आ गया OA√2, इसको इक्वेशन 2 बना दिया। इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये भी जो है ओ बी की वैल्यू है, ये भी ओ बी की वैल्यू है, तो दोनों ए ओ बी की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। बराबर करने पे क्या आ गया, 2r बराबर OA√2। तो ओ ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे √2r, ये √2 से 2 कैंसिल करा तो यहाँ पे √2 बच गया। तो हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून क्या आ गया, देखिए ओ ए क्या है, हाइट ऑफ द सेंटर फ्रॉम द लैंड, ठीक है, और ये आर क्या है, रेडियस। तो हाइट क्या आ गई बलून की, वो आ गई √2 टाइम्स रेडियस। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोड ऑफ ए सर्किल रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो देखिए यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कि दिया हुआ है कि सर्किल है और सर्किल का कोई कोड है जो इसके सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये हमें पहले तो माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है, फिर माइनर सेगमेंट के बाद हमें मेजर सेगमेंट का एरिया बताना है। तो माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, और मेजर सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एरिया सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। रेडियस यहाँ पे दी हुई है 14 और एंगल सबटेंड जो हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले इसका केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा क्या है, जो एंगल सबटेंड होता है कोड के द्वारा सेंटर पर, πr² - 1/2 r² साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री, वो हमने यहाँ पर रख दी। फिर उसके बाद पाई की वैल्यू हमने 22.7 रख दी, आर की वैल्यू 14 × 14 यहाँ पर हमने अप्लाई कर दी, -1/2, आर की वैल्यू 14 है, 14 × 14 हो गया r² का, मतलब साइन थीटा जो है साइन 60 डिग्री हो गया। देखिए 60 से 360 को कैंसिल करा, 1/6 यहाँ पर आ गया, हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करा तो 11 और ये 3 बच गया नीचे, ठीक है, और ये यहाँ पर 2 × 14 हो गया। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ से 2 से 14 को डिवाइड कर दिया, 7 बच गया, और इसके बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 308/3 बच गया, और यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो -49√3 बच गया। इसी तरीके से
308 को 3 से डिवाइड करा तो 102.666 आ जाएगा। फिर 49 में रूट थ्री की देखिए यहाँ पर रूट थ्री की जो वैल्यू है 1.73 आप यहाँ पर रख सकते हैं। 49 में जब 1.73 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 84.77 यहाँ पर आएगा। तो 102.66 से आप जो है 84.77 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17.89 आएगा। और आप जब इसको नियरेस्ट टू 10 लेके आएंगे, राउंड ऑफ कर देंगे तो 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। और ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से देखिए हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बताना है। तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, ये वाला हमारा मेजर पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, पूरे बड़े सर्किल में से यदि माइनर को घटा दें तो हमारे क्या बच जाएगा, हमें हमारा मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। तो हमने क्या करा, सर्किल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट घटा दिया, तो सर्किल का एरिया अप्लाई कर दिया 22.7 इंटू 14 और सब्ट्रैक्ट कर दिया 17.9। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया 598.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये माइनर और मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया आ गया। केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और कैलकुलेशन थी, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। जो है आप जो है फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इस वाले सर्किल चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो सभी आपको याद होने चाहिए। उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, तभी आपको याद रह पाएंगे, तभी आप क्वेश्चंस में उनको अप्लाई कर पाएंगे। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का ए पार्ट है। ये जो है इस क्वेश्चन में दिया है द रेशो ऑफ द 11th टर्म टू 17th टर्म ऑफ एन ए पी इज 3:4। फाइंड द रेशो ऑफ द 5th टर्म टू 21st टर्म ऑफ द सेम रेशो ए पी। आल्सो फाइंड द रेशो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म टू दैट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। तो हमें 11th और 7th टर्म का जो रेशो है वो दिया हुआ है, 5th और 21st का हमसे पूछा हुआ है रेशो, है ना, टर्म का, और हमें इनका सम का भी रेशो हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर जो है किस तरीके से हुआ है कि हमने सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म वाला, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। फिर उसके बाद देखिए हमें क्वेश्चन में कहा गया है 11th टर्म और 17 टर्म का रेशो निकालना है। तो हम पहले 11th टर्म निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूले में n की जगह पे 11 रख दिया, तो ए 11th टर्म क्या आ गई, a प्लस 10d। इसी तरीके से 7th टर्म क्या आ जाएगी, a प्लस 16d। तो दोनों टर्म्स का हमें रेशो अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे देखिए दोनों टर्म का रेशो a प्लस 10d और a प्लस 16d रखकर उसको किसके बराबर ले लिया, 3/4 के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया है। फिर इसी तरीके से देखिए जब हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 8d आ गई। फिर देखें आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि a 5th टर्म और 21st टर्म इनका रेशो हमें बताना है। तो 5th टर्म जो है फॉर्मूले से a प्लस 4d आता है और 21st टर्म जो है वो a प्लस 20d आता है। तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया और a की वैल्यू जो है 8d, ये हमने इक्वेशन 3 से यहाँ पर रख दी। रखने के बाद सॉल्व करा तो वो आ गया 3/7। तो a 5th टर्म और 21st टर्म इनका जो रेशो है वो आ गया 3/7। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। फिर उसके बाद उन्होंने सम अप टू 5th टर्म और सम अप टू जो है 21st टर्म इनका भी रेशो हमसे पूछा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सम अप टू nth टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या है, ये रहा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो दोनों हमने यहाँ पर देखिए फॉर्मूले से जो क्या करा, n की वैल्यू रख दी 5/2 और यहाँ पर a जो है उसकी भी वैल्यू यहाँ पर हमने यहाँ पर रख के सिंप्लीफाई कर लिया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद, कैंसिल आउट करने के बाद, तो जो है जो रेशो बचता है वो बचता है 25/189। तो इस तरीके से आप इसको एक बार खुद से भी करके देख लेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख के रेशो अप्लाई करे और सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, स्टैंडर्ड मैथ में पिछले साल जो है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक वीडियो, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने आपको जो है शेयर किए हुए हैं, वो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। आपको शेयर भी किया हुआ है उसका लिंक, तो वहाँ भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको करके बताए हुए हैं, वहाँ से भी आप इस तरीके के क्वेश्चन कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें एक चॉइस और है कि या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लें या ये वाला कर लें। तो दूसरे वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें उन्होंने बोला है 250 लॉजेस आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर, कि कोई लकड़ियों के गट्ठे जो हैं वो इस तरीके से रखे हैं कि नीचे ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद और कम, फिर संख्या क्या हो रही है, कम होती जा रही है।
तो इन्होंने बोला है 22 लॉजेज इन द बॉटम रो। तो जो है यहाँ पर 21 इन द फर्स्ट रो, तो पहले वाले रो में क्या है, सबसे नीचे वाले में 22 जो है लकड़ी के गट्ठे रखे हुए हैं, फिर उसके ऊपर जो एक जो रो बनाई हुई है उसमें 21 है, फिर इस तरीके से क्या हो रहा है वो कम होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो एक पैटर्न बनना है इस तरीके से। तो आपको बताना है इन हाउ मैनी रो, तो टोटल जो है यहाँ पर कितनी रो हैं, आगे तक कितनी रो यहाँ पर बनी हुई हैं, आर द 250 लॉजेज। तो टोटल जो जितने यहाँ पर गट्ठे रखे हैं वो कितने रखे हैं 250। तो ये एक तरीके का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, जहाँ पर आपको इन सभी जो गट्ठे हैं उनकी जो सम दिया हुआ है, यानी उनका जो जोड़ दिया है, कितने टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर लॉजेज हैं, लॉग्स हैं, वो क्या है 250, यानी SN दिया हुआ है। ए आप निकाल लेंगे, डी यहाँ पर निकल जाएगा। तो हमें क्या बताना है, एन की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे एन की वैल्यू, देखते हैं ज़रा। देखिए यहाँ पर हम एन की वैल्यू यहाँ पर कैसे बताएंगे, तो सीरीज जो है वो हमने यहाँ पर बना ली कि हमारी जो नंबर रो हैं वो इस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी हो जाएगी। तो वी नो दैट कि ए यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म 22, डी क्या है कॉमन डिफरेंस -1, और सम अप टू एन टर्म क्या है वो 250 हमें यहाँ दिया है। तो सम अप टू एन टर्म वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया। उसके बाद देखिए एन की वैल्यू तो हमें बतानी है, ए की वैल्यू 22 रख दी, डी की वैल्यू -1 रख दी। सिंप्लीफाइड यहाँ पे करा, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन हमने कर लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो 45 के फैक्टर हो गए 25 और 20। तो यहाँ पर देखिए ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद दो टर्म हमने यहाँ पर बनाकर कॉमन निकाला। तो फैक्टर आ गए n-25 और n-20। तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 25 एक 20। तो n=25 हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पर देखें आगे n=20 कंसीडर करेंगे, क्योंकि जब हम n=20 कंसीडर करेंगे तो जो हमारा A20 टर्म हम निकालेंगे तो वहाँ पर क्या आया 3, यानी वहाँ पर कितने जो है लॉजेज रखे हुए हैं 3 20th जो है टर्म पे, यानी लास्ट वाली टर्म पे, ठीक है। और अगर हम 25th टर्म निकालेंगे तो वहाँ पर तो हमारे नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नेगेटिव तो लॉजेज हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब n=not 20 हम यहाँ पर लेंगे और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। तो इस तरीके से आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अब हमारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। केस स्टडी के जो हमारे 3 क्वेश्चन हैं उनको किस तरीके से करेंगे, ये एक तरीके की वर्ड प्रॉब्लम होती हैं। तो आपको केवल क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझ के उनको आंसर देना है। यदि ये कई बार होता है कि आपको इंग्लिश वर्जन समझ में नहीं आ रहा तो आप उसका हिंदी वर्जन भी पढ़ेंगे, पेपर जो होता है वो बाइलिंगुअल आता है। तो देखिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 36। वाइल डिजाइनिंग द स्कूल ईयर बुक एक टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट दैट द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ पार्टिकुलर फोटो इज इंक्रीज बाय x यूनिट इज टू डबल द एरिया ऑफ द फोटो। तो यहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम पहले कोई बना हुआ होगा। अब टीचर ने कहा कि इस फोटो फ्रेम का क्या है डायमेंशन बढ़ा दो, x यूनिट जो है उसकी लेंथ भी बढ़ा दो और x यूनिट उसकी ब्रेड्थ भी बढ़ा दो। तो बढ़ाने के बाद जो उसका एरिया है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ओरिजिनल फ़ोटो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। तो उसकी बेसिस पर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को बताना है। तो पहले आप क्या करना है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो राइट एन अलजेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द अबव इन्फॉर्मेशन, डिपाइसाइटिंग द अबव इन्फॉर्मेशन। तो हमें क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए यहाँ पर एक क्या करनी है कि एक जो है अलजेब्रिक इक्वेशन यहाँ पर हमें बनानी है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है कि देखिए पहले क्या है, पहले यदि हम मान लें कि पहले जो उसका फॉर्मर जो उसका एरिया होगा, जो उसका एरिया होगा वो होगा 18 × 12, ये उसका एरिया होगा पहले वाला। यदि हम उसकी जो डायमेंशन है वो इंक्रीज़ नहीं करते, जब डायमेंशन इंक्रीज़ कर दी तो 18 में भी हमने x बढ़ा दिया और 12 में भी x बढ़ा दिया, क्योंकि रेक्टेंगल है तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड। बढ़ाने के बाद जो उसका एरिया है वो क्या हो गया, वो पुराने वाले एरिया का क्या हो जाएगा ट्वाइस, यानी डबल हो जाएगा। तो ये तो उसका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड उन्होंने क्या पूछा है, राइट द कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो है हमें क्या करना है कि ये जो आपको दिया हुआ है, ये जो कंडीशन दी हुई है उसको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जैसे इसके आपस में आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों टर्म्स की, फिर सिंप्लीफाई कर दो, फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो जब आप सॉल्व करोगे तो उसको सॉल्व करने के बाद
ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना है ये। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो इस तरीके से आप इस यहाँ पर कर सकते हैं। फिर व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ द एनलार्ज फोटो। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो नया वाला जो आपका डायमेंशन बना है कि उसकी जो डायमेंशन है वो क्या होंगी। तो जो हमारी देखिए जो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, उनको आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो जब आप फैक्टर करेंगे, देखिए 30 के यहाँ पर फैक्टर क्या हो जाएंगे, 30 के फैक्टर होंगे जो है 36 और 6। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 6 माइनस 6x माइनस 216 इजकल टू 0। यहाँ पर x कॉमन, x प्लस 36, यहाँ पर प्लस का 6 कॉमन, x प्लस 36 इजकल टू 0। तो x प्लस 36, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस हमने कॉमन लिया है ना, तो माइनस आएगा माइनस का 6 इजकल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 6, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 36। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 6 हो जाएगी। तो न्यू डायमेंशन क्या हो जाएंगे, 18 में 6 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर, और 12 में 6 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो न्यू डायमेंशन क्या हो गए, वो हो गए 24 और 18 सेंटीमीटर, इस तरीके से। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद आपसे इसमें चॉइस भी होती है, एक क्वेश्चन में वो चॉइस भी दे देते हैं। तो उन्होंने आपसे देखिए यहाँ पर एक ये चॉइस में ये पूछा है, कैन एनी रेशनल वैल्यू ऑफ एक्स मेक्स द न्यू एरिया इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये बताना है कि ये जो हमने नया वाला एरिया ये बनाया है इंक्रीज करने के बाद, क्या पॉसिबिलिटी है कि उसका जो एरिया है वो 220 के बराबर आ जाए। तो हमने क्या करा, इनको अप्लाई कर दिया इस कंडीशन को। फिर उसके बाद जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी यहाँ पे 30x माइनस 4 इजिकल टू 0। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हम ये देख सकते हैं, देखिए अगर हम डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर लें जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखें यहाँ पर क्या बननी है, वो बननी है 900 प्लस 16 यानी 916। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी कांट हैव एनी सच रेशनल वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें कोई ऐसी एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी जिससे इसका जो एरिया है वो 220 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस केस स्टडी के क्वेश्चन को आप इजीली पढ़ के इस तरीके से कर सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या है, स्टैटिकल जो स्टैटिक्स का ये क्वेश्चन है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्व सीजनल एनुअल रेनफॉल एवरी ईयर इन डिफरेंट सब डिवीजन ऑफ और कंट्री। तो उन्होंने एक बताया है कि हमारी कंट्री में जो रेनफॉल है वो कुछ डिवीजन में, सब डिवीजन को एरिया हो सकते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो उन्होंने डिवीजन वाइज यहाँ पर को टेबल बना के दे दी है। तो रेनफॉल बता दिया है कि इस रेंज में, इस डिवीजन में इतनी इतनी रेनफॉल हो रही है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर, तो फर्स्ट उन्होंने पूछा है राइट द मॉडल क्लास। तो देखिए हमें जो है टेबल को स्टडी करना आता है कि मॉडल क्लास क्या होती है। जो यहाँ पर नंबर ऑफ सब डिवीज़न है, ये एक तरीके की क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है ना, तो हमें क्या बताना है केवल कि जो मॉडल क्लास है वो कौन सी होगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। वो देखिए कौन से वाले उसमें मॉडल क्लास में 600 से 800। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 600 से 800। तो जिस जो है क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी, वो हमारी मॉडल क्लास हो जाती है। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। तो यहाँ पर देखिए मीडियन पूछा है, तो मीडियन का फॉर्मूला देखिए, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो मीडियन निकालने से पहले देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो है FI और CI निकालना पड़ेंगे, FI और CF, ठीक है। उसके बाद आपका जो है मीडियन निकलेगा। देखिए फिर उन्होंने हमसे यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखें, इसी में ऑप्शन में मीन भी पूछा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन में यहीं पर क्या कर लेते हैं कि XI FI, ये FI तो हमें दिया ही हुआ है, FI है हमारा, और हम CF यहाँ पर CF बना लेते हैं ताकि फिर हम इस क्वेश्चन को कर पाएँ। देखिए अब XI कैसे निकलता है, XI निकलता है क्लास इंटरवल के जो है
लोअर और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करने पे, यानी मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट 300 हो जाएगा, इसका 500, इसका 700, इसका 900, इसका 1100, इसका 1300, इसका 1500, इसका 1700। ठीक है। और जो सी एफ निकलेगा वो कैसे निकलता है, 2 को 2 एज इट इज लिख देंगे, 4 में 2 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 7 में 6 जोड़ देंगे 13, फिर 17, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23, इसमें जोड़ेंगे तो 24। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारा सम उसका कितना आ गया, 24 आ गया। तो यदि हमें n/2 निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है देखिए यहाँ पर जो मीडियन का, वो क्या है, L + n/2 - CF/F × H। अब देखिए L की वैल्यू क्या है, तो ये हमें समझना है, n/2 क्या है, 12। तो देखिए 12 कौन से CF में आ रहा है, 12 आ जाएगा हमारे इस वाले में। तो ये हमारी मीडियन क्लास भी बन गई। तो ये हमारी मीडियन क्लास भी है। ठीक है। तो ये मीडियन क्लास हो गई। तो L की वैल्यू क्या हो गई, L की वैल्यू हो गई हमारी 600। इस तरीके से n/2 तो हमारा 12 आ ही गया। और H क्या हो गया, H हो जाता है 600 और 800 के बीच का डिफरेंस, यानी 100। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए CF क्या होता है, हमें प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है। तो इसी वाले में जो ऊपर ये जो है ये 6, ये हो जाएगा CF हो जाएगा। तो CF क्या आ गया, 6 आ गया। और F क्या होता है, इस मॉडल क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी F हो जाएगी 700, वो 7। ठीक है। फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रखेंगे तो = देखिए 600 n/2 यानी 12, CF 6 डिवाइड बाय F क्या है 7 और इंटू 100। ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर कर लेंगे। अब देखिए देखिए H 100 नहीं है, H को थोड़ा करेक्ट कर लें। यहाँ पे H जो है 200 होगा, क्योंकि 600 और 800 के बीच का जो डिफरेंस है वो 200 है। तो 600 6 200 डिवाइड बाय 7। तो देखिए 600, ये 1200 डिवाइड बाय 7, 600 1200 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, डेसिमल में। देखिए 1200 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा 171.4। और 600 में जब ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 771.4। तो ये हमारा क्या हो जाएगी, हमारी मीडियन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने मीडियन निकाल ली यहाँ पर। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन में हमें एक चॉइस भी को दी हुई है कि हमें क्या करना है, हम फाइंड द मीन भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, 1200 को 7 से डिवाइड करा तो डेसिमल में आया 171.4। और जब इसमें 600 जोड़ दिया तो 771 आ गया डेसिमल 4। तो ये हमारा मीडियन हो गया। अब हमें यहाँ पर देखिए इसमें एक चॉइस भी दी हुई है, या तो मीडियन कर सकते हैं या मीन निकाल सकते हैं। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक्स और एफ आई वाली टेबल भी बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे एक्स आई और एफ आई वाली टेबल भी हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी मीन निकालने से पहले। ठीक है। तो हम ये एफ है, ये एक्स आई हमने निकाल लिया था, तो एक्स आई और एफ आई वाली टेबल भी आप बना लें यहाँ पे। ठीक है। आपको क्या करना है, केवल एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर बना लेना है। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एफ आई। और एफ आई से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका मीन भी आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि इफ सब डिवीजन हैविंग एटलीस्ट 1000 mm रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन इज कंसिडर गुड रेनफॉल सब डिवीजन, देन हाउ मेनी सब डिवीजन हैड गुड रेनफॉल। तो हमें बताना है कि कितने सब डिवीजन में गुड रेनफॉल हुई है। तो अगर 1000 mm रेनफॉल जो गुड मानी जाती है, तो 1000 कम से कम कौन से सब डिवीजन में हुई है। देखिए 1000 तक यहाँ हुई है ना, लेकिन उससे कम भी तो हुई है। तो इन सब डिवीजन को तो हम काउंट नहीं करेंगे। हम कौन से सब डिवीजन लेंगे, 1000 से 1200। इसमें तो कम से कम 1000 जो है mm जो रेन वो हुई है। तो एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 1 हो गया, एक 1 हो गया। तो इनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ऐड कर दिया 3 2 5 और 1 6 और 7। तो 7 सब डिवीज़न ऐसे हैं जहाँ पर जो है कम से कम 1000 mm रेनफॉल जो है वो हुआ है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें लास्ट क्वेश्चन है, द डिस्कस थ्रो इज एन इवेंट इन विच एन एथलीट अटेम्प्ट टू थ्रो अ डिस्कस। द एथलीट स्पिन एंटी क्लॉकवाइज अराउंड 1.5 टाइम थ्रो अ सर्किल, देन रिलीज द थ्रो, व्हेन रिलीज द डिस्कस ट्रेवल along tangent to the circle spin orbit।
तो देखिए यहाँ पर ये एक बताया है कि एक डिस्कस थ्रो ने जब एक डिस्क को थ्रो करा तो सर्कुलर मोशन में थ्रो हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने उस बात को यहाँ पर देखिए मैथमेटिकली एक डायग्राम बना के दे दिया और आपको एक जो है ज्योमेट्रिकली डायग्राम भी बनाया है। तो उसमें उन्होंने बोला है ए बी इज़ वन सच टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर। तो ये क्या है कि एक रेडियस है जिसकी 75 सेंटीमीटर है और ए बी क्या है, उसकी एक टेंजेंट है। पॉइंट ओ इज सेंटर ऑफ सर्किल, ओ सेंटर ऑफ सर्किल है। एंगल ए बी ओ जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। पी क्यू इज पैरेलल टू ओ ए, तो पी क्यू और ये भी दिया है कि पी क्यू जो है वो ओ ए के क्या है, पैरेलल है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट देखिए हमसे पूछा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो फर्स्ट लेंथ ए बी कैसे निकालेंगे, तो ए बी कहाँ पे है, देखिए ए बी ये रहा और ओ ए हमें पता है, ए बी हमें निकालना है। तो इस वाले अगर आप देखेंगे तो ट्राइंगल ओ ए बी जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं, उसका हमें एंगल भी पता है। तो हम यहाँ पे अगर tan 30 डिग्री रेशियो अप्लाई कर लें तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 75 और यहाँ पर बेस क्या है हमारा ए बी। तो ए बी tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो 75 अपॉन ए बी। तो ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए बी क्या हो जाएगा 75√3। तो ए बी की लेंथ आ गई 75√3। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ओ बी। अब हमें ओ बी बताना है। तो ओ बी कहाँ है, देखिए ओ बी ये रहा है ना। तो ओ बी की लेंथ के लिए क्या करेंगे, ओ बी की लेंथ के लिए अब देखिए ओ बी लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फिर ट्राइंगल ओ ए बी देखें। इन ट्राइंगल ओ ए बी में यदि आप देखेंगे तो ये तो क्या है हमारा जो परपेंडिकुलर है और ये क्या है हमारा हाइपोटेनस। तो ये कौन से फॉर्मूले में आते हैं, ये आते हैं साइन के फॉर्मूले में। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है ओ ए और हाइपोटेनस क्या है ओ बी। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ओ ए क्या है 75 और ओ बी क्या है, हमें ये निकालना है ओ बी। तो ओ बी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 75 × 2 150 सेंटीमीटर। तो ओ बी भी आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी। फिर हमें ए पी बताना है। फिर देखिए ए पी लेंथ कैसे निकलेगी, देखिए ए पी लेंथ कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पर हमें ये पता है कि ओ क्यू जो क्या है, ये क्या ओ क्यू क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क्यू बी की जो क्यू बी होगा वो होगा 150 माइनस 75 यानी 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यू बी की वैल्यू हमें पता चल गई 75। फिर इसके बाद जो है हमें ये पता है पी क्यू जो है, पी क्यू पैरेलल है ए ओ के। पी क्यू अगर ए ओ के पैरेलल है तो ये मिड पॉइंट बन गया, मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट हो गया। तो पी क्यू जो है ए क्यू के पैरेलल है, क्यू मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी बी जो है वो भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो पी अगर मिड पॉइंट है तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाय 2 यानी ए बी का हाफ। तो ए बी क्या आया था हमारा 75 जो है √3, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ ए बी हो जाएगी 75 डिवाइड बाय 2 √3। फिर हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द पी क्यू। हमें पी क्यू की लेंथ भी बतानी है। तो हमें पता है बी क्यू पी, देखिए ट्राइंगल बी क्यू पी सिमिलर है ट्राइंगल बी ओ ए के, ठीक है। तो अब ये सिमिलर हैं अगर, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो रेशो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बी क्यू पी कहाँ है, बी क्यू पी ये वाला ट्राइंगल और बी ओ ए बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्यू बी रेशो ओ बी इजिकल टू पी क्यू रेशो ओ ए, ये रेशो अप्लाई कर देंगे तो ये 1/2 पी क्यू डिवाइड बाय 7। तो यहाँ से देखिए पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर देखिए जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए। तो यहाँ पर हमने देखिए इस वीडियो में 5 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले, क्योंकि ये लेंथी होते हैं क्वेश्चन, समझाने में आपको समय लगा है इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। तो आप लोग जो है लास्ट जो अगर आपने ये पूरे क्वेश्चन सभी देखे हैं तो आपको ज़रूर कुछ इन वीडियो से, इन क्वेश्चन से सीखने को मिला होगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे करना है। तो फिर आप जो 4 नंबर वाले 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको ठीक तरीके से कर पाएंगे। देखिए आप इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से भी करके देख लें, तभी आपको ये क्वेश्चन जो है और अच्छे से करने आएंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चंस और भी कुछ प्रैक्टिस के लिए लेके आएंगे। तो वो प्रीवियस ईयर के लेके आएंगे तो आपको और अच्छे से जो है प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।